हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो है वो उसको अलग से अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ पे प्रोकैरियोटिक अगर ट्रांसलेशन है तो वहां पे किस तरह के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आ रहे हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है तो वहां पे किस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अगर आप ट्रांसलेशन की बात की करें प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, तो तीन मेजर स्टेप्स होंगे। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन से पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, तो यूकैरियोट्स में ये डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे और एडिशनल स्टेप्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है इनिशिएशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो इनिशिएशन है ट्रांसलेशन का वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, उसकी इनिशिएशन की बात की जाए, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो किस तरह के होंगे। राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स में वो होते हैं 70S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पर तीन साइट होती है, E, P और A साइट। इन साइट्स का अलग अलग काम होता है, किस तरह से कब क्या आएगा, कैसे अटैच होगा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखे रहिए कि E, P, A तीन साइट होगी, राइबोसोम पर प्रेजेंट होंगी और इन साइट्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इनिशिएशन में कैसे इनिशिएशन होता है प्रोकैरियोट्स में, तो इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होता है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ यूनिट्स, और राइबोसोम्स की जो है उसकी जो स्मॉलर यूनिट है प्रोकैरियोट्स में वो होती है 30S। तो क्या होता है कि इनिशिएशन स्टार्ट होता है और इनिशिएशन में होगा क्या कि जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम्स की, वो क्या करती है कि mRNA से वो जाएगी, इंटरैक्ट करेगी और mRNA मॉलिक्यूल के साथ वो इंटरैक्ट करेगी और यहाँ पे जो है 3 इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो आते हैं, इन्वॉल्व जो है इसमें होते हैं। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस है, वहां पे इनिशिएशन जो है वो इनिशिएट की जाती है विद अ मॉडिफाइड मिथ्योनिन रेसिड्यू की वजह से। और ये जो मिथ्योनिन रेसिड्यू है, जो कि मॉडिफाइड मिथ्योनिन रेसिड्यू है, ये क्या होता है, ये होता है एन फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब जो है यहाँ पे एक मॉडिफाइड, ये इनिशिएशन एक मॉडिफाइड मेथियोनिन रेसिड्यू की वजह से होती है, जिसे क्या कहते हैं, एन फॉर्मिल मिथ्योनिन कहते हैं। एन फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA से होगा। ठीक है, अब जो चेन है वो इनिशिएशन उसकी बिगिन होती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस। और ये 2 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कौन कौन से हैं, पहला जो है इनिशिएशन फैक्टर, सेकेंड और एन फॉर्मिल मेथियोनिन tRNA का, और दूसरा जो है वो mRNA और अलोंग विद 30S राइबोसोमल सब यूनिट, और इसमें जो है इनिशिएशन फैक्टर 3 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो mRNA है उनके पास कंसेंसस जो है वो उनके पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस यूकैरियोट्स में नहीं होता है, तो पहले आप इतना नोट करिए।
ठीक है, तो इनिशिएशन में हम लोग क्या क्या पढ़े कि इनिशिएशन जो है वो प्रोकैरियोट्स का हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन किस तरह से इनिशिएट होता है। अब प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन में होगा क्या कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम्स। उनके पास 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट नहीं 2 सब यूनिट होता है। पहला जो है वो बिगर या लार्जर सब यूनिट होता है 50S का, दूसरा जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S का। तो इनिशिएशन में सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें होगा क्या कि 2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है मिथ्योनिन आता है, वो इंटरेक्ट करता है। मिथ्योनिन जो है ना यहाँ पे मॉडिफाइड मिथ्योनिन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द एंड फॉर्मल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो भी काम करता है। और दूसरी जो चीज है वो है एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पर ही इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होगा ना, एमआरएनए पे ही जो प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट है वो आकर के इंटरेक्ट होगी। तो एमआरएनए में 30S जो सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की वो आएगी और अलोंग विद इट इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो भी आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये होंगी। अब प्रोकैरियोट्स में होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पे साइन डायनाल्गो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको इनिशिएशन से पहले पता होने चाहिए। अब ये चीजें कैसे काम करेंगी, किस तरह से इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो साइन डायलगार्नो सीक्वेंस होता है जो कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पर प्रेजेंट होगा, ये कंप्लीमेंट्री होता है टू अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 प्राइम एंड ऑफ द राइबोसोमल आरएनए ऑफ 30S सब यूनिट के होते हैं। तो ये जो साइन डायलगार्नो सीक्वेंस है ये क्या है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है। किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि राइबोसोम्स के आरएनए के जो 30S राइबोसोम्स है ना, 30S राइबोसोमल आरएनए के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो साइन डायनार्गो सीक्वेंस होते हैं। तो अब कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो है एमआरएनए है, इस पे जो है साइन डायनार्गो सीक्वेंस प्रेजेंट है और ये 5 प्राइम पर इस तरह से 3 प्राइम से 5 प्राइम पर है। ठीक है, अब इसके ये अगर कोई सीक्वेंस है और ये इसके जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे 30S आरएनए पर वो आएगा और यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन की वजह से होता क्या है कि ये जो इंटरेक्शन है इन कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से ये इनहांस करता है अटैचमेंट को, ताकि जो 30S सब यूनिट है वो AUG इनिशिएशन कोडॉन से क्या कर सके, वो अटैच हो सके। ठीक है, तो हमें कराना क्या है, हमें कराना है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किस कोडॉन से स्टार्ट होगा, इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होगा। इनिशिएशन कोडॉन क्या है, इनिशिएशन कोडॉन AUG कोडॉन होता है। AUG मिथ्योनिन को भी कोड करता है, साथ ही साथ में AUG इनिशिएशन कोडॉन भी कहलाता है, क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, यहीं से ट्रांसलेशन जो है वो बिगिन होगी। तो साइन डायनार्गो सीक्वेंस जो है उसके कंप्लीमेंट्री जो आरएनए सीक्वेंसेस जो कि 30S राइबोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के जो आरएनए हैं उसके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस साइन डायनार्गो सीक्वेंस के हैं। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि एमआरएनए से जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम का वो इंटरेक्ट हो चुका है।
जब ये इंटरेक्शन हो जाता है तो ये इंटरेक्शन इस चीज को हेल्प करता है, इस चीज को फेवर करता है कि जो अटैचमेंट है 30S सब यूनिट की वो AUG इनिशिएशन कोडॉन से हो सके और जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो इसे आप नोट करिए। अब इसके बाद होता क्या है कि जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस अभी कंबाइन हुए हैं वो कंबाइन होने के बाद ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP से। मतलब इस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जब ये एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा या फिर जो चीजें इन्वॉल्व होंगी तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे 1 मोल ऑफ GTP 1 मोल नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP जो है वो इन्वॉल्व होगा और इस तरह से जो 30S सब यूनिट है वो स्टार्ट कोडॉन से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप प्रोसेसेस पढ़ें प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में भी जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जो फैक्टर्स हैं ट्रांसलेशनल फैक्टर्स उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फैक्टर है और ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो पहले हम आपको प्रोसेस बता देंगे, उसके बाद फैक्टर्स भी अलग से समझा देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे से लेकिन याद करे रहिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को अच्छे से याद करे रखेंगे तो आप जब फैक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये फैक्टर है तो इस प्रोसेस में आएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब 30S आ गया है तो उसके बाद क्या होगा, जो बिगर यूनिट है, जो लार्जर यूनिट है 70S का, वो क्या हो है, वो बिगर सब यूनिट जो है वो होती है 50S सब यूनिट। अब ये जो 50S सब यूनिट होता है वो आएगा और अटैच होता है इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से और यहाँ पे जब ये अटैचमेंट होती है तो इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो रिलीज होता है और ये जो एडिशन है 50S सब यूनिट की ये यूटिलाइज करती है GTP को, ताकि जो है इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो सके और क्या हो सके कि रिलीज हो सके अदर फैक्टर्स, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 2। तो जो एडिशन हो रहा है 50S सब यूनिट का इस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो जो पोजीशन होती है एन फॉर्मल मेथियोनिन tRNA की, ठीक है, ये क्या होती है इस इंट्रैक्शन में क्या होता है कि जो पोजीशन है एन फॉर्मल मेथियोनिन tRNA का जो कि P साइट पर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली क्या होता है विद द एंटीकोडॉन ऑफ द tRNA अलाइंड विद द AUG कोडॉन ऑफ mRNA। मतलब क्या है कि जब एडिशन हो रहा है 50S का इस कॉम्प्लेक्स के साथ तो जो पोजीशन है एम फॉर्मल मेथियोनिन tRNA का इस P साइड पर वो डायरेक्टली जो है उस समय पे वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीकोडॉन के साथ जो कि अलाइंड है AUG कोडॉन ऑफ mRNA। ठीक है, तो जब AUG इनिशिएशन कोडॉन जो है जब ये पोजीशनड होता है P साइट पर, ठीक है, हम कह रहे थे ना कि जो साइट्स है वो राइबोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो भी साइट्स हैं जैसे P साइट या A साइट ये सारे के सारे राइबोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो AUG कोडॉन है जो कि अभी P साइट पर प्रेजेंट है, ये क्या होगा कि जो सेकेंड कोडॉन होगा mRNA का वो पोजीशन होगा इस तरीके से ताकि ये जो है करस्पॉन्ड कर सके इनकमिंग अमीनो एसिटिल tRNA को, ताकि ये जो इनकमिंग अमीनो एसिटिल tRNA है वो A साइट पर आ सके। ठीक है,
तो AUG कोडॉन कर क्या रहा है, अपने आप को इस तरह से जो राइबोसोमल साइट है उस पे पोजीशन करके रखा है उसके पी साइट पे, ताकि जो सेकेंड कोडॉन है जो कि mRNA पर प्रेजेंट है वो इस तरीके से पोजीशन रह सके, ताकि जो इनकमिंग उसके अगेंस्ट जो अमीनो एसिड आने वाला है वो जो अमीनो एसिड कैरी करके tRNA लाने वाला है वो tRNA जो है अमीनो एसिटिल tRNA वो ए साइट पर आकर के अटैच हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरेक्शन है या जो मूवमेंट है वो होती है। पहले आप इसे नोट करिए। तो इनिशिएशन में हो क्या रहा है कि राइबोसोम जो है वो इनिशिएट कर रहा है ट्रांसलेशन को, ताकि वो हो सके mRNA पे, और ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में जो ट्रांसलेशन जो mRNA जो कि ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बन गया है, अब इस mRNA पर राइबोसोम्स आए, इनिशिएशन का प्रोसेस हो और प्रोटीन बन सके, ये प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। और इस वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, और ये जो है प्रोकैरियोट्स में एक साथ ही चलते रहते हैं। तो जो पहला फेज होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन कराने के लिए। अब इस प्रोसेस में, इस इनिशिएशन के प्रोसेस में जो साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस है जो कि प्रेजेंट है mRNA पर, वो इंटरैक्ट करता है एंटी साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस, मतलब क्या, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कि rRNA पर प्रेजेंट है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस जो है वो mRNA पर प्रेजेंट है, और इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के rRNA पर प्रेजेंट होते हैं। इसी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को एंटी साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस कहते हैं, और ये जो है rRNA पर प्रेजेंट होता है। तो कौन सा rRNA है जिसपे ये एंटी साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो वो होता है 16S rRNA। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि जो इनिशिएशन कोडॉन है वो इस तरह से एडजस्ट होता है, ताकि वो पी साइट पर एडजस्ट होता है ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेक्शन हो रहा है साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस का एंटी साइन-डाल-गार्नो सीक्वेंस पे, जो कि 16S rRNA पर प्रेजेंट है। ये rRNA कहाँ प्रेजेंट होगा, राइबोसोम में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम के भी कौन से यूनिट पर, स्मॉलर यूनिट पर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज ये है कि जो इनिशिएशन कोडॉन है वो अपने आप को एडजस्ट करता है किस चीज पे, पी साइट पे, पी साइट ऑफ द राइबोसोम पर। अब जब इनिशिएशन स्टार्ट होती है उससे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनिशिएशन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है, लेकिन इनिशिएशन से पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या है, उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो पहले आप उस लेक्चर को अटेंड करिए, उसे आप पढ़िए, ताकि आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो इनिशिएशन ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है ये हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अभी हम लोग इतना याद रखे रहेंगे कि जो जो ट्रांसलेशन की इनिशिएशन है उससे पहले अमीनो एसिड की एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ट्रांसलेशन की इनिशिएशन से पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट करिए।
ये चीज हो गया। अब देखिए जो ट्रांसलेशन है वो बिगिन होती है विद द बाइंडिंग ऑफ द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स की, ताकि वो बाइंड हो सके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो कि mRNA के चेन पर प्रेजेंट है। इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन है ये किस तरह से होंगे इन्हें हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है इनिशिएशन फैक्टर 1। ये फैक्टर इनिशिएशन में हेल्पफुल है, इस वजह से इसे इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं और अलग अलग इनके काम के वजह से इनको अलग अलग नंबरिंग दी गई है। तो जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है उसका क्या काम है कि ये जो है इनिशिएशन फैक्टर 1 ये ब्लॉक करता है ए साइट को, ए साइट जो कि राइबोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 1 ये ब्लॉक करता है ए साइट को जो कि राइबोसोम पर प्रेजेंट है। ये इसलिए ऐसा करता है ताकि जो मेथियोनिन टीआरएनए है वो आसानी से आकर के सिर्फ और सिर्फ पी साइट पर ही आकर के बाइंड हो। ठीक है, तो मेथियोनिन टीआरएनए का आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहीं से जो है वो ट्रांसलेशन की इनिशिएशन स्टार्ट होगी। तो इस चीज को अच्छे से होने के लिए कि मेथियोनिन टीआरएनए आकर के पी साइट पर ही अटैच हो, इसलिए जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो ए साइट पर आता है और ए साइट को ब्लॉक कर देता है, ताकि ए साइट पे अगर ये रहेगा तो क्या होगा कि जो मेथियोनिन टीआरएनए है वो आकर के तो बाइंड होगा नहीं और मेथियोनिन टीआरएनए हमेशा पी साइट पर ही आकर के बाइंड हो। ठीक है, इनिशिएशन के समय पे पहले स्टेप में इस चीज को इंश्योर करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर 1 ए साइट पर जाकर के खुद बाइंड हो जाता है और इस चीज को इंश्योर करता है कि मेथियोनिन टीआरएनए जो है वो बाइंड हो सके पी साइट पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है इनिशिएशन फैक्टर 1 का, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि मेथियोनिन टीआरएनए जो है वो पी साइट पर ही आकर के राइबोसोम के अटैच हो सके। अब कोई अदर जो अमीनो एसिटिल टीआरएनए जो है वो आकर के ए साइट पर बाइंड हो सकता है इनिशिएशन के। ठीक है, जब ये एक बार ये प्रोसेस हो गई ना उसके बाद जो है कोई दूसरा अमीनो एसिटिल टीआरएनए आकर के ए साइट पर बाइंड हो सकता है, क्योंकि जब ये बाइंडिंग हो जाती है तब ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो दूसरा कोई भी अगर कोई अमीनो एसिड टीआरएनए है वो आकर के जब एक बार इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है और मेथियोनिन टीआरएनए जो है आकर के पी साइट पर स्टार्ट आ गया है, अटैच हो गया है, इनिशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, तब उसके बाद जो है ये रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई अदर जो अमीनो एसिटिल टीआरएनए है वो आकर के अटैच हो सकता है ए साइट पर ड्यूरिंग द इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इनिशिएशन फैक्टर है वो है इनिशिएशन फैक्टर 3। ये क्या करता है, ये डिसोसिएट कराने में हेल्पफुल होता है दो सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स को। और ये किस चीज में हेल्पफुल है, ये जो है ई साइट को ब्लॉक करने के लिए हेल्पफुल होता है ताकि जो दोनों के दोनों सब यूनिट हैं वो फिर से एसोसिएट ना हो सके। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम ये है कि जो राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट हैं वो अलग अलग रहे, वो आकर के अटैच ना हो सके, क्योंकि दोनों का अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसलेशन को कराने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो जाएगा, दोनों ही सब यूनिट को अलग करने में हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ये करेगा क्या कि ये ई साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों सब यूनिट है इनका एसोसिएशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या है। इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है वो एक स्मॉल
जीटीपेज इनिशिएशन फैक्टर है जो कि बाइंड होता है फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए के साथ, मेथियोनिन के साथ, ताकि ये हेल्प कर सके बाइंडिंग की किस चीज से, विद द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। मतलब ये एक ऐसा इनिशिएशन फैक्टर है जिसके लिए जीटीपी का होना जरूरी होता है, उसके प्रेजेंस में ये काम करेगा और ये हेल्पफुल होता है मेथियोनिन टीआरएनए को ताकि ये बाइंड हो सके किससे, स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे किस तरह से ये इनिशिएशन फैक्टर्स हेल्पफुल हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब अभी तक तो हम लोग ये पढ़े कि इनिशिएशन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि साइन डालगार्नो क्या है, फिर एंटी साइन डालगार्नो कहाँ प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हम लोग इनिशिएशन फैक्टर्स को पढ़े कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में हेल्पफुल हैं, तो वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो 16S RNA है उनके पास क्या होता है, 16S RNA के पास एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है जो कि कंप्लीमेंट्री होता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस के, तो ये आता है और उससे बाइंड करने में हेल्पफुल होता है। तो जो 16S RNA है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस को जो कि mRNA पर प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से ये जो है बाइंडिंग कर पाते हैं इनसे। ठीक है, तो ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से जो है साइन डालगार्नो सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस rRNA पर प्रेजेंट है। कौन से rRNA पर, 16rRNA पर, 16S rRNA पर, जो कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये जो प्रोसेस है कि ये जो 16S rRNA है साइन डालगार्नो सीक्वेंस को पहचान ले रहा है, ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस mRNA पर प्रेजेंट है, इस वजह से राइबोसोम्स की जो स्मॉलर यूनिट है वो mRNA पे आ रहा है और उससे अटैच हो पा रहा है। इस वजह से इस प्रोसेस से होता क्या है कि करेक्ट पोजीशन हो पाता है राइबोसोम का mRNA के ऊपर, ताकि जो पी साइट है वो डायरेक्टली जो है वो AUG इनिशिएशन कोडॉन जो है वहां पे डायरेक्टली उससे अटैच हो सके और जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो इनिशिएट हो सके प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब अब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जो है वो हेल्प करता है फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए मेट को, ताकि वो पी साइट पे जाकर के अटैच हो सके और ये जो फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए है और जो मेथियोनिन है ये इंटरेक्ट करता है mRNA इनिशिएशन कोडॉन से, दैट इज द AUG। अब लास्ट स्टेप में होगा क्या इनिशिएशन के कि जो लार्जर सब यूनिट होते हैं वो ज्वाइन होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस से, ताकि जो डिसोसिएशन है इनिशिएशन फैक्टर्स का वो हो सके। ठीक है, अभी तक तो इनिशिएशन का प्रोसेस हो रहा था, इस वजह से इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी। इनिशिएशन में ये सारी चीजें हुई, लास्ट प्रोसेस में क्या होगा कि अभी तक तो स्मॉलर सब यूनिट आए और बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो हुए, इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हुए। अब लास्ट प्रोसेस में होगा क्या कि जो बिगर यूनिट है राइबोसोम का वो आएगा, वो आकर अटैच होगा, ताकि जो जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स हैं उनका काम तो हो गया, जो जो काम था वो सारे कर लिए। अब ये इनिशिएशन फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स से डिटैच हो जाए। ठीक है, जब तक काम है तभी तक अटैच रहे, वो काम करे। अब इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन की प्रोसेस होगी, वहां पे इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से ये लास्ट स्टेप में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि 30S सब यूनिट है राइबोसोम का,
वो आ रहा है और ये जो है mRNA पे जाकर के अटैच हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनिशिएशन फैक्टर्स है, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 वो सब प्रेजेंट होंगे और फिर उसके बाद जो है ये mRNA पर ये स्मॉलर जो यूनिट है वो आएगा, अटैच होगा। जिस तरह से सब यूनिट्स जो है वो काम करेंगे वो रहेंगे और AUG जो स्टार्ट कोडॉन है वहां से जो है ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा और उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो गया, जिस तरह से जो प्रोसेसेस होने हैं कंप्लीट हो गए, तो एट लास्ट जो बिगर यूनिट है वो आकर अटैच हो जाएगी ताकि जितने भी जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो जो है वो रिलीज हो सके। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप जो है इसे सर्च करके नेट पे से और कहीं से जो है इस प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के जो इनिशिएशन का प्रोसेस है उसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा अगर आपको इसमें देखने में दिक्कत हो रही है तो। बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर से टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेट पे से डायग्राम फिर से डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके। अब पहला प्रोसेस जो है इनिशिएशन का हो गया कि किस तरह से स्मॉलर यूनिट आए, बाकी के जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो आए, लास्ट में बिगर यूनिट आया वो रिलीज कर दिया स्मॉलर जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे उनको। तो ओवरऑल इनिशिएशन का काम हो गया। इनिशिएशन का काम हो गया तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन में होगा क्या कि ये जो चेन है ना ये लंबी होगी। ठीक है, मोटो क्या है, मोटो तो यही है ना कि जो अमीनो एसिड की जो चेन है वो लंबी हो सके ताकि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन सके ताकि जो mRNA है उससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो इलॉन्गेशन के प्रोसेस में अमीनो एसिड आते जाते हैं और ये अमीनो एसिड की जो चेन है वो लंबी होती जाती है। तो ये आखिर ओवरऑल प्रोसेस होता कैसे है, तो ये होता है थ्रू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन, जिसमें होगा क्या कि इलॉन्गेशन स्टार्ट होता है with the binding of the second amino acetyl tRNA जो कि राइबोसोमल अमीनो एसिटिल साइट पर आएगा और बाइंड होगा। मतलब इनिशिएशन जब हो गया तो सेकेंड अमीनो एसिटिल tRNA आता है और राइबोसोम के ए साइट पर आकर के बाइंड होता है। ये जो ए साइट है इसी को राइबोसोमल अमीनो एसिटिल साइट कहते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि इलॉन्गेशन में जो साइट प्रेजेंट है राइबोसोम्स की उसमें क्या होगा कि सेकेंड अमीनो एसिटिल tRNA आएगा, ए साइट ऑफ द राइबोसोम पर बाइंड होगा। उसके बाद जो tRNA है जो कि इंसर्टेड है किसके अंदर, ये इंसर्टेड होगा। ठीक है, कहाँ पे, ए साइड पे, वो क्या होगा अदर इलॉन्गेशन फैक्टर्स द्वारा, जैसे कि इलॉन्गेशन फैक्टर 2 जो कि क्या करेगा, कैरी करेगा जीटीपी को और ये क्या करेंगे कि जैसे ही डीआरएनए जो है वो बाइंड होगा ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे ताकि जो प्रोसेस है वो हो सके और उसके बाद जो इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है एन फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए के बीच में जो कि पी साइट पर प्रेजेंट था और सेकेंड अमीनो एसिटिल टीआरएनए के बीच जो कि अभी आकर के ए साइट पर अटैच हुआ है। ठीक है, तो इनिशिएशन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे एन फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए आया था ना, वो वहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो है पहला वाला अमीनो एसिड जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, दूसरा वाला जो टीआरएनए जो कि दूसरे अमीनो एसिड को लाया है और आकर के ए साइट पर अटैच किया है, तो पहला और दूसरा अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये ओवरऑल जो रिएक्शन है वो कैटालाइज किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो
इलोंगेशन में हो क्या रहा है, इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमीनो एसिड जो है अब आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे। सबसे पहले इलोंगेशन बिगिन होती है जब कभी भी सेकेंड अमीनो एसिटिल टीआरएनए जो है ए साइट पर आता है तब। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो टीआरएनए है वो जब ए साइट पर आता है तो वहां पे इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है जिसे टीयू कहते हैं, टीयू लिखा रहता है और प्रोनाउंसिएशन के लिए टी कह देते हैं, तो ये जो है इसे ला रहा है और ये जीटीपी से बाउंड रहता है। यहाँ पे जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, नेसेसिटी होती है और उसके बाद जब ये बाइंडिंग करा देता है ना तब ये खुद रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर नहीं था कि इनिशिएशन करा दिया और लास्ट में जब इनिशिएशन हो गया ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन गया तो इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो गया, वैसे ही ये इलोंगेशन फैक्टर 2 का यही काम है कि ये जो सेकेंड अमीनो एसिटिल टीआरएनए है उसको ए साइट पर ला करके अच्छे से बाइंड करा दें। जब बाइंडिंग हो जाएगी तो खुद जो है वो रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस में जीटीपी जो है वो खर्च होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें होगा क्या कि दूसरा वाला जो पहले वाला जो था एन फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए वो तो पी साइट पर प्रेजेंट था। दूसरा वाला एसिटिल टीआरएनए जो है जो कि पर्टिकुलर जो भी अमीनो एसिड को लाया होगा वो अपने साथ जो ला के रखा है वो कहाँ पे होगा, वो होगा आ करके ए साइट पर अटैच। अब ये जो पी और ए साइट पर प्रेजेंट अमीनो एसिड है ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएंगे और इस प्रोसेस को करा रहा है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये सारे जो टॉपिक्स हैं थोड़े से हार्ड हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको पढ़ने में, लेकिन अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट याद रहेगा। अगर आप पढ़े आज और सोचेंगे कि 10 दिन बाद जो है इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना होगा। इससे अच्छा कि आज पढ़िए, 2-4 बार रिवाइज करिए, याद कर लीजिए। एक बार जब याद हो गया तो समय निकाल के हर 4 दिन पे एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो याद रहे। ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ एन फॉर्मिल मिथ्योनिन का कहाँ पे हो रहा है, अमीनो एसिटिल टीआरएनए के ए साइड पे होगा ताकि पेप्टाइडिल टीआरएनए जो है उस साइड पे वो हो सके और जो अनचार्ज टीआरएनए है पी साइड पे वो उसको उस साइड को रिलीज कर सके, वहां से हट सके। तो जो पेप्टाइडिल टीआरएनए जब लोकेट होता है, ट्रांसलोकेट होता है कहाँ से, पी साइड से, और जो अनचार्ज टीआरएनए है जो कि ट्रांसलोकेट हो रहा है ई डोमेन से, ये काम होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए साइड जो है फिर से अनऑक्युपाइड हो गई। मतलब अभी तो हम लोग पढ़े थे ना कि पी साइड पे पहला वाला प्रेजेंट है, ए साइड पे दूसरा वाला आकर के प्रेजेंट हो गया, तो अब क्या वो हमेशा वहीं पे रहेगा? नहीं ना, इलोंगेशन की प्रोसेस होनी है। मतलब ये लोग जब अपनी जगह छोड़ेंगे तभी तो दूसरा आएगा अमीनो एसिड और वो आकर के अटैच होगा, फिर ये दूसरे वाले और तीसरे वाले अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर वो वहां से हटेगा तो फिर चौथा वाला आएगा तो तीसरे और चौथे के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये प्रोसेस इसलिए हो पाती है क्योंकि ये जो ए साइड और पी साइड पहले कवर था वो हट जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो एन फॉर्मिल मिथ्योनिन है वो क्या होता है कि वो अपने साइड को छोड़ता है और ये जो है अमीनो एसिटिल टीआरएन जो कि ए साइड पर है वो जो है अपनी साइड को छोड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पेप्टाइडिल टीआरएनए है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है पी साइड पर और जो अनचार्ज टीआरएनए है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है ई डोमेन पर, और इस वजह से अब ये जो ए साइट है ये अनऑक्युपाई हो गई। अब जो न्यूली अमीनो एसिटिल टीआरएनए है वो बाइंड होगा ए साइट पर और जो प्रोसेस है वो फिर से कंटिन्यू होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब किस तरह से जो अमीनो एसिटिल टीआरएनए है इसकी बाइंडिंग ए साइड पे होती है उसको पढ़ते हैं। तो इलोंगेशन तब स्टार्ट होता है जब फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए जो है वो इंटर करता है पी साइड पर, और इसमें क्या होता है कि जो कन्फर्मेशन चेंज जो है वो होती है जिसके वजह से जो ए साइट है
अब ये ऑक्यूपाइड होती है किस चीज के लिए कि ए साइट पे न्यूली अमीनो एसिटिल टीआरएनए जो है वो आए और वो आकर के बाइंड हो सके। इस बाइंडिंग में होता क्या है कि इलॉन्गेशन फैक्टर्स जो है, जैसे कि इलॉन्गेशन फैक्टर इलॉन्गेशन फैक्टर 2 वो इन्वॉल्व होता है और स्मॉल जीटीपेज इन्वॉल्व होता है ताकि ओवरऑल ये जो प्रोसेस है वो हो सके। अब जो पी साइट है उसके पास क्या है, पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, किस चीज की, प्रोटीन की, जो कि इनकोडेड है, और जो ए साइट है वो क्या है, वो अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट अमीनो एसिड ताकि वो आए और वो आकर के यहाँ पे ऐड हो सके और पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड जो चेन है उसको इलोंगेट कर सके। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड जो है वो कनेक्टेड होते हैं टीआरएनए के हेल्प से, टीआरएनए की वजह से। टीआरएनए जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है, ये क्या हो रहा है, वहां से डिटैच हो रहा है और ये जो टीआरएनए है जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है ये यहाँ से हट गया। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है लास्ट अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड पर, और वो अमीनो एसिड जो कि अभी भी टीआरएनए इन द ए साइट पर अटैच है। तो इस प्रोसेस को ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि कैटेलाइज किया जाता है राइबोजाइम द्वारा। और ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कहलाते हैं। अब हो क्या रहा है कि ए साइट जो है वहां पे न्यूली फॉर्म पेप्टाइड प्रेजेंट है और जो पी साइट है उसके पास एक अनलोडेड टीआरएनए जो है वो प्रेजेंट है। अनलोडेड मतलब टीआरएनए जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड की वजह से फॉर्म हो रहा है, जिसमें जो टीआरएनए है जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है, ये क्या हो रहा है कि पी साइट पे जो टीआरएनए है उसमें से जो अमीनो एसिड है वो चला जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो पी साइट है वहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे टीआरएनए प्रेजेंट हो रहे हैं जहां पे अमीनो एसिड उसका चला गया और सिर्फ और सिर्फ खाली टीआरएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड आ रहे हैं, नए अमीनो एसिड, वो ए साइट पर आकर के अटैच हो रहे हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो राइबोजाइम द्वारा हो रहा है, और यहाँ पे जो ए साइट है वो क्या हो रही है, न्यूली फॉर्म पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट रह रही है, और जो पी साइट है वहां पे अनलोडेड टीआरएनए जो है वो प्रेजेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो जो फाइनल स्टेप होता है ना इलोंगेशन का, वो होता है ट्रांसलोकेशन। मतलब राइबोसोम्स जो है अब वो जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स से लेकर 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए पर मूव हो रहे हैं, जहां पे जो टीआरएनए है वो लिंक्ड है अभी एमआरएनए से बाय द कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग की वजह से, और जो टीआरएनए है वो रिलेटिवली मूव हो रहा है कहाँ पे, राइबोसोम्स की तरफ, ताकि जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है वो ए साइड से पी साइड पर जा सके और जो मूविंग अनचार्ज टीआरएनए है वो ई साइड को एग्जिट कर सके। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है प्रोसेस हो रही है जहां पे राइबोसोम जो है वो चल रहा है, टीआरएनए जो है वो जो कि लिंक्ड करके रखा हुआ है एमआरएनए से कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन की वजह से, बेस पेयरिंग की वजह से। तो जो टीआरएनए है वो रिलेटिवली राइबोसोम्स के हेल्प से ही वो भी मूव हो रहे हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड है ए साइड को छोड़ रहा है और पी साइड पर जा रहा है, और यहाँ पे जो अनचार्ज टीआरएनए है ई साइड को छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कौन कराता है, इस प्रोसेस को कराता है इलोंगेशन फैक्टर, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर जी।
और ये जो राइबोसोम्स जो कि मूव हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, इसमें होगा क्या कि जो रिमेनिंग कोडॉन्स प्रेजेंट है एमआरएनए पे, वो जो है रिमेनिंग जितने भी एमआरएनए पर कोडॉन्स प्रेजेंट हैं एंड एमिनो एसिटिल टीआरएनए, वो क्या करेगा कि ए साइड पे जाकर के बाइंड हो जाएगा तब तक जब तक कि राइबोसोम जो है एक स्टॉप कोडॉन पे जाकर के ना बाइंड हो जाए। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि एमआरएनए पे जो है कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए और ये राइबोसोम उस स्टॉप कोडॉन को ना पहचान ले। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? स्टॉप कोडॉन है यूएए, यूजीए और यूएजी। ये तीनों के तीनों किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इनका काम यही है कि जब एलोंगेशन की प्रोसेस होते रहे और उसको स्टॉप करना है तो उसके लिए ये प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस जो है ये चलती रहती है जहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो एमआरएनए के स्टैंड पर चलते रहेंगे। ये जो साइट्स हैं ये जिस हिसाब से अभी हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से जो अमीनो एसिड है वो आते रहेंगे और जो नए अमीनो एसिड हैं वो ए साइड पे आएंगे और उससे बाइंड होते जाएंगे और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन एमआरएनए पे ना आ जाए, उसे जो है राइबोसोम ना पहचान ले। फिर जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो ये प्रोसेस एलोंगेशन की वहीं पे जो है स्टॉप हो जाएगी। अब किस तरह से जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो होता है, तो इनिशिएशन किस तरह से हुआ था, एलोंगेशन किस तरह से हुआ था, ये हम लोग पढ़ लिए। अब टर्मिनेशन कैसे होगा? टर्मिनेशन में ये चीज याद रखनी है कि जो एमआरएनए पे जब कभी भी स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं तो राइबोसोम जो है आगे ट्रांसलोकेट नहीं होता है, मतलब आगे मूव नहीं होता है। और ये क्या करता है कि जब आगे मूव नहीं होता है तो ये जो स्टॉप कोडॉन है उसको पहचान लेगा, वहीं पे वो प्रोसेस जो है रुक जाती है। मतलब अब इलोंगेशन नहीं होगा, टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं चेन टर्मिनेशन या फिर सिंपली टर्मिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेशन प्रोसेस या टर्मिनेशन भी लिखते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन कैसे होता है? जब कभी भी स्टॉप कोडॉन मतलब यूएजी, यूएए या फिर यूजीए अराइव हो जाता है कहाँ पे, राइबोसोम जो है ये स्टॉप कोडॉन एमआरएनए पर प्रेजेंट है, राइबोसोम इन्हें पहचान ले रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम के जो ए साइड पे अगर इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन आ गया, मतलब अब क्या होगा कि ए साइड पर ये जो स्टॉप कोडॉन्स हैं ये जो है प्रेजेंट हो गए हैं, ये अराइव हो गए हैं। अब ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रोटीन रिलीज फैक्टर्स द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? आरएफ कहते हैं, रिलीजिंग फैक्टर है। इस वजह से इसमें जो है दो क्लास ऑफ आरएफएस जो है इन्वॉल्व होता है। पहला होता है क्लास 1 और दूसरा होता है क्लास 2। ई कोलाई में जो है दो क्लास 1 आरएफएस जो है वो देखे जाते हैं, मतलब रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2। ठीक है, तो ई कोलाई यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ई कोलाई प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट की ही टर्मिनेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में किस तरह से जो ट्रांसलेशन है उसका टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है मतलब ई कोलाई है उनमें दो क्लास जो है क्लास 1 इन रिलीजिंग फैक्टर्स के इन्वॉल्व होते हैं और वो होते हैं RF1 और RF2। ये करते क्या है कि रिलीजिंग फैक्टर्स जो है ना वो टर्मिनेटिंग कोडॉन से जाकर के ए साइड पर जाकर के बाइंड हो जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग कोडॉन जो है ए साइड पर प्रेजेंट है उससे जाकर के ये रिलीजिंग फैक्टर बाइंड हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करते हैं हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस को। ये स्टिमुलेट करेंगे हाइड्रोलाइसिस को ताकि जो बॉन्ड है जो कि टीआरएनए के बीच में और पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि पी साइड पर प्रेजेंट है उनके बीच में हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हो सके। मतलब
टीआरएनए जो कि प्रेजेंट है और जो पॉलीपेप्टाइड जो कि एपी साइट पर प्रेजेंट है, उनके बीच में हाइड्रोलाइसिस हो सके और इस वजह से जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हुआ है वो उससे राइबोसोम से अलग हो सके। ठीक है, तो टर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट किया जाता है बाय द रिलीज ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द राइबोसोम एंड द डिसोसिएशन ऑफ द राइबोसोम इनटू इट्स सब यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेशन है फाइनली कैसे होगा कि ये रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, आकर के अटैच होंगे और इनकी जो हाइड्रोलाइसिस है टीआरएनए के बीच में और पॉलीपेप्टाइड चेन की जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है उनके बीच में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ताकि कंप्लीट जो पॉलीपेप्टाइड है वो जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है वो राइबोसोम से जा करके अलग हो जाए और फाइनली जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट होता है तब जब एमआरएनए का मॉलिक्यूल राइबोसोम से अलग हो जाता है और राइबोसोम के जो दोनों यूनिट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब राइबोसोम जो है वो दोनों ही यूनिट्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन लास्ट फेज है ट्रांसलेशन का, जिसके ट्रांसलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो टर्मिनेशन क्या है? लास्ट फेज है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का। टर्मिनेशन होगा कब? जब कोई भी एक भी जो टर्मिनेशन कोडॉन है, तीन में से कोई एक भी टर्मिनेशन कोडॉन जो है वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा ए साइड पे और ये कोडॉन्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं किसी भी टीआरएनए द्वारा, ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं प्रोटीन्स द्वारा। और ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोटीन्स कहलाते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो कोडॉन्स है ये किसी टीआरएनए द्वारा नहीं रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रोटीन द्वारा और इन प्रोटीन्स को कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो नेमली इनके क्या नाम है? तो रिलीजिंग फैक्टर 1। रिलीजिंग फैक्टर 1 का क्या काम है? ये रिकॉग्नाइज करता है यूएए कोडॉन और यूएजी स्टॉप कोडॉन को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो स्टॉप कोडॉन है वो कौन सा है? यूएए स्टॉप कोडॉन है या फिर यूएजी स्टॉप कोडॉन है, तो इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको कौन पहचानेगा? इसको पहचानता है रिलीजिंग फैक्टर 1। और दूसरा जो रिलीजिंग फैक्टर है वो होता है रिलीजिंग फैक्टर 2। रिलीजिंग फैक्टर 2 जो है वो यूएए को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है और यूजीए को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब यूएए स्टॉप कोडॉन और यूजीए स्टॉप कोडॉन को ये जो है ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो रिलीजिंग फैक्टर 1 है और रिलीजिंग फैक्टर 2 है, ये दोनों के दोनों ही ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों ही यूएए जो स्टॉप कोडॉन है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूएजी स्टॉप कोडॉन है तो वहां पे रिलीजिंग फैक्टर 1 आएगा, अगर यूजीए स्टॉप कोडॉन है तो वहां पे रिलीजिंग फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किस चीज का? ईस्टर बॉन्ड का, जो कि पेप्टाइडिल टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। और इनकी वजह से होगा क्या कि जो रिलीज है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन का, मतलब वही पॉलीपेप्टाइड का, वो राइबोसोम से हो जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है कि ये रिलीजिंग फैक्टर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं जिसकी वजह से जो ईस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन बना है वो क्या होता है कि राइबोसोम से डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड रिलीज फैक्टर है जिसे क्या कहते हैं? RF3 कहते हैं, RF3 कहलाता है। ये क्या करता है? ये कैटालाइसिस कराता है किस चीज के लिए? ताकि जो रिलीज फैक्टर 1 है और रिलीज फैक्टर 2 है वो क्या हो सके?
वो अलग हो सके इस प्रोसेस से, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि रिलीज फैक्टर 1 आता है, वो इन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजिंग फैक्टर सेकंड आता है, ये इन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, पेप्टाइड को उस राइबोसोम से अलग कर रहे हैं। अब एक और फैक्टर आता है जो कि कहलाता है रिलीजिंग फैक्टर थर्ड। ये रिलीज फैक्टर 3 क्या होता है कि ये जो है ये इन दोनों फैक्टर्स को उस कॉम्प्लेक्स से अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को अलग करने का काम कौन करता है, रिलीज फैक्टर थर्ड करता है। और इस तरह से जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए किस तरह से जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो हो रही है कि मान लीजिए mRNA जो है ये प्रेजेंट है, अभी भी यहाँ पे एलोंगेशन का जो प्रोसेस था वो हुआ है, ठीक है। और ई साइड, पी साइड और ए साइड प्रेजेंट है। और क्या हो रहा है कि अब जो है स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आ चुके हैं। स्टॉप कोडॉन आ गया है मतलब क्या कि अब रिलीजिंग फैक्टर्स भी आएंगे और रिलीजिंग फैक्टर 1 2 आएगा, इस पॉलीपेप्टाइड को इस कॉम्प्लेक्स से अलग करेगा। और लास्ट में रिलीजिंग फैक्टर थर्ड आएगा ताकि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये दोनों जो रिलीज फैक्टर्स हैं, रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2, वो भी जाकर के अलग हो सके। और लास्ट में बनेगा क्या कि लास्ट में राइबोसोम्स के दोनों यूनिट, सब यूनिट जो है वो अलग हो गए, mRNA अलग हो गया, रिलीज फैक्टर अलग हो गया, और जो पॉलीपेप्टाइड बनना था हमारा, मतलब हमारा जो प्रोटीन बनना था वो जो है वो बन करके इन सारी चीजों से अलग हो चुका है, ठीक है। और जो प्री टीआरएनए है वो भी अलग हो चुके हैं। तो टर्मिनेशन के एंड पे क्या हुआ है कि टर्मिनेशन के एंड पे जितनी भी चीजें हैं, रिलीजिंग फैक्टर हो गए वो अलग हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अलग हो जाएगा, प्री टीआरएनए जो है वो अलग हो जाएगा, खुद mRNA जो है वो अलग हो जाएगा, राइबोसोम के जो सब यूनिट है वो अलग डिसोसिएटेड फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल डायग्राम है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस था ये हम लोग पढ़े कि किस तरह से जो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन है वो किस तरह से होती है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में 3 प्रोसेसेस हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन जो है वो किस तरह से होती है, प्रोकैरियोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है mRNA पर, वो है साइन डालगार्नो सीक्वेंस। इसी वजह से यहाँ पे ना किसी भी तरह की स्कैनिंग वगैरह की प्रोसेस नहीं होती है। यूकैरियोट्स जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे साइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से वहाँ पे एडिशनल स्टेप्स और भी ज्यादा ऐड हो जाते हैं। और साथ ही साथ में यूकैरियोटिक जो इनिशिएशन है उससे पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीजें होती है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इलॉन्गेशन हम लोग पढ़े, इलॉन्गेशन में किस तरह से जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, किस तरह से ट्रांसलोकेशन होती है, वो सारी चीजें पढ़े। और फिर उसके बाद टर्मिनेशन को पढ़े। टर्मिनेशन बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे इजी जो प्रोसेस समझ में आता है वो टर्मिनेशन ही है, क्योंकि सिंपली इसमें हो क्या रहा है, रिलीजिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, वो ईस्टर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, और 2 फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग कोडॉन्स को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, रिलीज फैक्टर खुद से अलग नहीं हो पाते हैं, इनके लिए एक और फैक्टर आता है जो कि इन दोनों को अलग करता है और खुद भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर थर्ड को आप सोचेंगे अरे रिलीज फैक्टर थर्ड आया, इन दोनों को तो अलग कर दिया, अब इसको कौन अलग करेगा, तो ये जो है खुद से अलग हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में बचता है पॉलीपेप्टाइड चेन, टीआरएनए अलग अलग और राइबोसोम्स के यूनिट्स और एमआरएनए। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का जो कि है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो हमें मिल जाता है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज है जो कि नहीं समझ में आ रही है, पहली बार नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप फिर से वीडियो जो है उसे देख लीजिए, बुक्स को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस यूनिट के साथ आपको करनी है वो ये है कि आपको हमेशा रिविजन जो है वो रखना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप पढ़ लिए आज
और अगर 2-4 बार पढ़ के आपको याद हो गया है तो आप उसे प्लीज 4-5 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि 15 दिन या 20 दिन बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे इसी टॉपिक को तो आपको फिर याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।